हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को कम्युनिटी मेडिसिन का चैप्टर एपिडेमियोलॉजी चैप्टर 1 है वो पढ़ाने वाली हूँ। आप प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि पीएसएम कम्युनिटी मेडिसिन बहुत ही एक वास्ट सब्जेक्ट है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से सुने और देखें, समझने की कोशिश करें। एपिडेमियोलॉजी जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलके बना है, ईपी, डेमो और लॉजी। ईपी मीन्स होता है एमोंग, डेमो मीन्स होता है पीपुल और लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ पीपुल और पॉपुलेशन को तो हम डेमोग्राफी बोलते हैं, स्टडी ऑफ पीपुल और पॉपुलेशन को हम डेमोग्राफी बोलते हैं। लेकिन एपिडेमियोलॉजी जो वर्ड बना है इसमें हम क्या करते हैं एपिडेमियोलॉजी में, तो एपिडेमियोलॉजी का डिफिनीशन है स्टडी ऑफ डिजीज़ इन ए पॉपुलेशन। मीन्स एमोंग द पीपुल स्टडी तो करेंगे, लेकिन किसका करेंगे हम, डिजीज़ का करेंगे। ओके, डिजीज़ का स्टडी जो है इसमें 3 पार्ट में जनरली बांट के किया जाता है। तो पहला तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हो गया डिटर्मिनेंट्स और तीसरा हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजी का जो डिफिनीशन है, जॉन एम लास्ट जो है एपिडेमियोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या दिया है। तो जॉन एम लास्ट ने कहा है कि एपिडेमियोलॉजी इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज़, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिजीज़ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे स्टडी करते हैं। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा एक तरह से। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी डिजीज़ को टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस मतलब अलग अलग टाइम में डिजीज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लेस में अलग अलग जगह पर डिजीज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग एज ग्रुप मीन्स चाइल्ड में, मिडिल एज में और ओल्ड एज में, अलग अलग सेक्स मेल फीमेल में डिजीज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कॉजेटिव एजेंट। एपिडेमियोलॉजी की डिफिनीशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉजेटिव एजेंट ऑफ ए डिजीज़। अगर आपको किसी डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट पता है देन ओनली यू कैन प्रिवेंट और कंट्रोल दैट डिजीज़। फ्रीक्वेंसी, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हाउ डिजीज़ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ए पॉपुलेशन। डिजीज़ किसी पॉपुलेशन में कैसे इंक्रीज़ करता है और कैसे डिक्रीज़ करता है, इसको हम 2 पार्ट में स्टडी करते हैं, इंसिडेंस एंड प्रीवलेंस। इंसिडेंस क्या होता है, तो इंसिडेंस इज़ नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ ए डिजीज़। किसी भी डिजीज़ का न्यू केसेज जो होगा उसको इंसिडेंस बोलेंगे। प्रीवलेंस क्या होता है, प्रीवलेंस इज़ नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेज। अब इंसिडेंस में न्यू केसेज को रखते हैं और प्रीवलेंस में हम न्यू प्लस ओल्ड केसेज जो भी हैं उनको रखते हैं। तो ये पूरी चीज़ हर डिजीज़ के लिए स्टडी करते हैं और एपिडेमियोलॉजी में फिर इसको स्टडी करने के बाद यूज़ करते हैं ताकि डिजीज़ को रोकने में हमें मदद मिले। ठीक है, सो ऑल दीज डिजीज़ आर स्टडीड इन एपिडेमियोलॉजी एंड दिस इज़ फर्दर यूज इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ दैट डिजीज़ इन द पॉपुलेशन। ओके, अब हम डिटेल में एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज़। एक डिजीज़ का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे डिजीज़ को, कौन कौन से डिजीज़ को हम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग रखेंगे, इसको देखते हैं। ठीक है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, कोई भी डिजीज़ जो होता है वो किसी पार्टिकुलर टाइम में, किसी एक ईयर के पार्टिकुलर टाइम में हो सकता है। मीन्स स्प्रिंग में हो, रेनी सीजन में हो, तो इसलिए इसको सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये किसी खास सीज़न में अगर कोई डिजीज़ ज़्यादा कॉमन है तो उसको सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। अब एग्जांपल पे आते हैं कि जैसे सपोज क्वेश्चन कैसे आता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आ रहा है इसमें से, तो कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग शोज द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ एक्सेप्ट। मीन्स ये सारे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ शो करते हैं एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, तो उस ऑप्शन को हमें चूज़ करना होता है। सबसे पहले देखते हैं मलेरिया को। मलेरिया जो है वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है या नहीं करता है, तो मलेरिया टाइम डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। क्यों, क्योंकि मलेरिया जो है वो एनोफ्लीज मस्क्यूटो के काटने से होता है, बाइट करने से होता है। और एनोफ्लीज मस्क्यूटो जो है इसके जनरली जो होते हैं ये फीमेल एनोफ्लीज जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अब बात करते हैं मस्क्यूटो की ब्रीडिंग जो होती है वो रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसलिए मलेरिया को टाइम
डिस्ट्रीब्यूशन और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है। इंडिया में मलेरिया रूरल एरिया में मिलता है और अर्बन एरिया में मिलता है। तो रूरल एरिया में मलेरिया का जो वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं एनाफ्लीज क्यूलिजीफेसिस, और अर्बन एरिया में जो इसका वेक्टर होता है उसको बोलते हैं एनाफ्लीज स्टीफेंसाई। तो इंडिया में टोटल 55 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं एनाफ्लीज के, जिसमें ये 2 ही स्पीसीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम डेंगू की। तो क्या डेंगू टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा एग्जाम्पल है? तो हाँ, डेंगू भी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। डेंगू का पॉजिटिव एजेंट क्या है? इसका वेक्टर होता है मॉस्क्यूटो एडिस एजिप्टी, और क्योंकि ये मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज़ है डेंगू, तो इसलिए यह भी रेनी सीजन में ज़्यादा हो, क्योंकि मॉस्क्यूटो तो रेनी सीजन में ही ज़्यादा ब्रीड करते हैं। एडिस एजिप्टी का कॉमन नेम है टाइगर मॉस्क्यूटो। ओके, अब बात करते हैं हम टाइफाइड कॉलेरा की। तो टाइफाइड कॉलेरा जो है, क्या ये सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल हैं? तो हाँ, ये भी सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबसे पहले जान लें कि ये दोनों जो डिजीज़ हैं, टाइफाइड और कोलेरा, ये किस रूट से होते हैं? ट्रांसमिटेड थ्रू फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। मोर चांसेस ऑफ कंटामिनेशन इन रेनी सीजन एंड दिस डिजीजेस ट्रांसमिटेड, मतलब कि इसका कंटामिनेशन जो होता है उसका सबसे ज़्यादा चांसेस कब होता है? रेनी सीजन में होता है, और ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं, तो इसीलिए इनका चांस जो है फैलने का ज़्यादा होता है रेनी सीजन में। ठीक है, अब बात करते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो जो है वो रेनी सीजन में मतलब सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो पोलियो भी एक एग्जाम्पल है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पोलियो का रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो पोलियो का रूट ऑफ ट्रांसमिशन भी है फीको ओरल रूट। ठीक है, जबकि पोलियो का जो केसेस था, वो लास्ट केस जो था वो 2011 के बाद में इंडिया में नहीं मिला है। इंडिया से एलिमिनेट कर दिया गया पोलियो को 2014 में। लेकिन अगर हम पोलियो डिजीज़ की एपिडेमियोलॉजी को उठा के देखते हैं तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, क्योंकि ये भी फीको ओरल रूट से होता है, और कंटामिनेशन के चांसेस तो सबसे ज़्यादा रेनी सीजन में होते हैं। ठीक है, और ये भी एक और इसका कारण है कि जो पोलियो वायरस जो होती है, पोलियो वायरस की पोटेंसी है जो सब रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा होती है। और हम देखते हैं कि इंडिया के जो वायरल कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया है, जो कि रोटा वायरस है। अब हम रोटा वायरस के बारे में बात करते हैं। इंडिया में जो वायरल कॉमनेस्ट कॉज है डायरिया का, वो क्या है? हमारा रोटा वायरस है। तो रोटा वायरस कब होता है? विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये रोटा वायरल जो डायरिया होता है ये किस में होता है? यंग इन्फेंट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये भी एक सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं अगले सेट ऑफ डिजीज़ेस को। तो इसमें है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, इन्फेक्शंस है। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या है? मिज़िल्स, मम्प्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, H1N1, डिप्थेरिया, पर्टूसिस। ओके, ये सारे हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो ये सब जो भी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, इन सब में क्या कॉमन है? तो इन सब में कॉमन एक ही चीज़ है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन। इनका ट्रांसमिशन का रूट क्या है? रेस्पिरेटरी रूट है। ठीक है, तो जो भी डिजीज़ रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू, आई मीन एयरोसोल या ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, तो ये एक सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल होते हैं। तो क्या ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाएंगे? तो ये सारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा होती हैं। ओके, क्योंकि विंटर में ड्रॉपलेट जो है वो एयर में ज़्यादा टाइम तक सस्पेंडेड रहते हैं, इसलिए इनके ट्रांसमिशन का चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाता है विंटर सीजन में। तो ये जितनी भी हैं, मिज़िल्स, मम्प्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, H1N1 जिसको स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं, डिप्थेरिया और पर्टूसिस, ये सब डिजीजेस सारे सीज़न में तो होती रहेंगी, लेकिन जब आप पीडियाट्रिक्स के या OPD में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि इनके जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा विंटर सीजन में आएंगे, और समर आते आते काफ़ी कम हो जाते हैं। तो प्रीवियस ये एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन टू ट्रांसमिट मोस्ट इफिशियंटली द ऑप्टिमम पार्टिकल ड्रॉपलेट साइज शुड बी लेस दैन, मीन्स जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो ड्रॉपलेट होता है ना, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना से कम होना चाहिए? तो वो होता है लेस देन 5
माइक्रोन। तो द ड्रॉपलेट साइज दैट ट्रांसमिट मोस्ट इफिशियंटली इज लेस देन 5 माइक्रोन। एक और क्वेश्चन आया था, फॉर इफिशियंट ट्रांसमिशन ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इंटरपर्सन डिफरेंस शुड बी लेस देन, मतलब दो लोगों के बीच में इन्फेक्शन हो उसके लिए कितना दूरी होगा, तो दो लोगों को मतलब एक से दूसरे में इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा तो लेस देन 1 मीटर। अगर लेस देन 1 मीटर अगर दूरी है दो लोगों के बीच में और एक इन्फेक्टेड है तो दूसरे को इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस लाइक टीबी वगैरह हो सकते हैं। अब देखते हैं कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में और HIV को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटस से। तो क्या डायबिटीज़ मेलाइटस किसी खास सीज़न में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो नहीं, नो, इट कैन नॉट शो ए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। डायबिटीज़ मेलाइटस कैन नॉट शो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरटेंशन, BP की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर, तो ये भी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शो करता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करता है। हम देखते हैं कैंसर, तो कैंसर भी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करता है। तो नो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कॉमनली अकरिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कॉमनली होते हैं वो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शो करते हैं, मीन्स टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शो करते हैं। अब देखते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्या ये सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है? तो हाँ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है विंटर में सबसे ज़्यादा फॉग के कारण होता है और रेनी सीजन में भी ज़्यादा होता है। जब भी रोड पे विजिबिलिटी कम होगी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाएगा। सो दैट इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज़। अब देखते हैं HIV को। ओके, तो HIV जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो सो दैट इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज़। अब आते हैं हे फीवर पे। तो क्या हे फीवर टाइम और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है? तो आप जानते हैं कि हे फीवर का कॉमन रीज़न क्या है? पॉलन डस्ट। हे फीवर जो होता है वो पॉलन डस्ट की वजह से होता है, जो कि स्प्रिंग और विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हे फीवर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ टाइम और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज़। और हे फीवर के सबसे ज़्यादा केसेस आपको विंटर और स्प्रिंग सीजन में ही मिलते हैं। अब बात करते हैं अस्थमा की। तो हे फीवर की तरह ही अस्थमा भी क्या है, सबसे ज़्यादा एलर्जिक ओरिजिन के होने की वजह से इसका भी स्प्रिंग सीजन में ही, इसके भी केसेस विंटर और स्प्रिंग सीजन में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए ये भी एक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा एग्जाम्पल है। अब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब चलते हैं प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किसी डिजीज़ का किसी पार्टिकुलर प्लेस पर ज़्यादा होना दूसरी जगह की तुलना में। ओके, तो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन को हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। यदि कोई डिजीज़ नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हो या साउथ इंडिया में ज़्यादा हो, साउथ या फिर साउथ एशिया में ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया या दूसरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ के मुकाबले, तो उस डिजीज़ को प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ मानते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन के। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कालाजार को। ओके, तो कालाजार जो है वो हमारे देश के कुछ पार्ट में ज़्यादा है और दूसरे पार्ट में कम है। तो देखते हैं, हाँ, कालाजार जो है इंडिया में सिर्फ 4 स्टेट में पाया जाता है। ईस्टर्न यूपी में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार और झारखंड में पाया जाता है। ओके, कालाजार का वेक्टर क्या है? तो कालाजार का वेक्टर है सैंड फ्लाई, जिसको फ्लेबोटमस बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम है। तो ये सैंड फ्लाई वेक्टर जो है इंडिया के सिर्फ इन्हीं 4 स्टेट में पाया जाता है। यही कारण है कि कालाजार इन 4 स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में नहीं पाया जाता। सपोज़ अगर आप कहीं इन 4 स्टेट के अलावा किसी और जगह पे आप काम करते हैं, किसी और जगह के हॉस्पिटल में, और वहाँ पे कोई दूसरे स्टेट से, इन 4 स्टेट से कोई कालाजार का पेशेंट आके एडमिट हो जाता है, तो क्या कालाजार आपको ट्रांसमिट होगा? तो नहीं, कालाजार ट्रांसमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कालाजार का वेक्टर जो है वो क्या है? सैंड फ्लाई है, और सैंड फ्लाई तो सिर्फ इन्हीं 4 स्टेट में है, तो इसलिए ये दूसरे स्टेट में जाके ट्रांसमिट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं जापानीज़ इंकेफेलाइटिस के बारे में। तो जापानीज़ इंकेफेलाइटिस जो है ये इंडिया के 26 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ में भी पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसकी मेजोरिटी ऑफ केसेस जो है ईस्टर्न यूपी एंड वेस्ट बंगाल में देखे जाते हैं। ओके, जापानीज़ इंकेफेलाइटिस जो होता है इसका वेक्टर है क्यूलेक्स, और क्यूलेक्स की सबसे कॉमन जो स्पीसीज़ है वो है क्यूलेक्स ट्राइटिनियोरिंकस। ओके,
इसके अलावा दो और स्पीसीज हैं क्यूलेक्स की, जिनका नाम है क्यूलेक्स विष्णुई और क्यूलेक्स गैलिडस। हम बात करते हैं काइनासूर फॉरेस्ट डिजीज़ के बारे में। तो काइनासूर फॉरेस्ट डिजीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है कर्नाटका में। क्यों कर्नाटका में कॉमन है? तो काइनासूर जो फॉरेस्ट नाम है ये एक कर्नाटका के ही एक जगह का नाम है, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कॉमन, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन है। और क्यों कॉमन? क्योंकि ये एक जिस वेक्टर की वजह से होता है हार्ट टिक, जिसका नाम है हीमोफाइसालिस एस्पिंजेरा, ठीक है। तो ये हीमोफाइसालिस जो होता है ये सबसे ज़्यादा काइजनूर फॉरेस्ट में ही पाया जाता है, एक जगह का नाम है, वहीं पे पाया जाता है। यही कारण है कि ये एक प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का डिजीज़ है और ये कर्नाटका में ही देखने को मिलता है। अब आते हैं मलेरिया पे। तो मलेरिया ऑल ओवर द इंडिया पाया जाता है, फिर भी मलेरिया के केसेस जो हैं ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। यह इसलिए यह भी एक प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है। ओके, इसका वेक्टर तो पता है, एनोफ्लीज है और फीमेल एनोफ्लीज जो है। फाइलेरियसिस के बारे में बात कर लेते हैं। फाइलेरियसिस इंडिया के कोस्टल रीजन में सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यह किसके द्वारा होता है? तो क्यूलेक्स क्विंकुफेसिएटस के द्वारा ट्रांसमिट होता है। इसे कॉमन लैंग्वेज में हम क्यूलेक्स फैटिगेंस भी बोलते हैं, क्योंकि यह वेक्टर कोस्टल रीजन में पाया जाता है। तो फाइलेरियसिस भी कोस्टल रीजन में ही देखने को मिलता है। ओके, अब बात करते हैं फ्लोरोसिस की। तो फ्लोरोसिस जो होता है इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ फ्लोरीन। ओके, जहाँ भी ग्राउंड वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में ग्राउंड वाटर जो होता है उसमें फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ फ्लोरोसिस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यह सबसे ज़्यादा सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है। तो यह भी एक प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं HIV की। तो HIV तो ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलता है, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो मिलते हैं जनरली 7 स्टेट्स में, जिसको बोलते हैं हाई प्रेवलेंस स्टेट्स फॉर द HIV के लिए हाई प्रेवलेंस स्टेट कौन कौन से हैं? 7 हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपाल एंड मिजोरम। ओके, ये 7 है जिसमें हाई प्रेवलेंस है। और मॉडरेट प्रेवलेंस स्टेट है जिसमें है गुजरात, गोवा और पौंडीचेरी। लो प्रेवलेंस स्टेट तो ऑल ओवर पार्ट इंडिया बोल सकते हैं। अब बोलते हैं मैक्सिमम रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड में, मीन्स पूरी दुनिया में जो है HIV सबसे ज़्यादा कहाँ रिपोर्ट किया था? सबसे पूरी इंडिया में अगर देखा जाए तो HIV सबसे ज़्यादा मिलता है साउथ अफ्रीका में, सेकेंड नंबर पे नाइजीरिया में और थर्ड नंबर पे इंडिया में। तो ये काफ़ी अनकॉमन ही बोलेंगे, क्योंकि अगर पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन के बेस पे इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है और सेकेंड नंबर पे इंडिया है। लेकिन HIV के केसेस जो हैं इंडिया में थर्ड नंबर पे हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है उसका केस जो होता है वो सबसे ज़्यादा चाइना में देखने को मिलता है और सेकेंड नंबर इंडिया में देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में कुछ न्यू डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और फिर पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, एज 6 के अकॉर्डिंग। ये सारी बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आगे बने रहिएगा मेरे वीडियो में, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय।